हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 47 के बारे में, जो कि क्लास है हमारी पोस्टमार्टम क्लास के रूप में प्रसिद्ध है। तो जैसा कि आपको पता है, इस सीरीज में हम डेली 10 प्रश्नों के बारे में बात करते हैं और 10 प्रश्नों से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहते हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस अप करते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी तक इस प्रकार की वीडियोस पहुंच पाएं। और दोस्तों, अगर आपने इससे पहले 46 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम्स के लिए काफ़ी रामबाण सीरीज है और प्रश्न से कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें जो आपको एक्सप्लेनेशन बताया जाता है वह। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 47 को। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, राज्य में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है टिहरी, अल्मोड़ा, श्रीनगर या फिर नरेंद्र नगर। तो राज्य में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है दोस्तों श्रीनगर। श्रीनगर में मात्र 93 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी? मात्र 93 सेंटीमीटर वर्षा होती है श्रीनगर में। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र के रूप में दोस्तों नरेंद्र नगर को जाना जाता है। किसको? नरेंद्र नगर को। अब कहीं कहीं दोस्तों आप ये भी पढ़ेंगे कि देहरादून का राजपुर, देहरादून के राजपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो या तो एक नरेंद्र नगर ही ऑप्शन में आएगा या राजपुर ही आएगा। तो आपको इन दोनों में से कोई भी कर लेना है। और वहीं दोस्तों नरेंद्र नगर में 318 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। प्रत्येक वर्ष सर्वाधिक वर्षा जो होती है वह नरेंद्र नगर में ही होती है। इसी कारण उत्तराखंड का चेरापूंजी भी नरेंद्र नगर को ही कहा जाता है। तो राज्य में सबसे कम वर्षा श्रीनगर में हो रही है और सबसे ज्यादा वर्षा हो रही है कहाँ पे? नरेंद्र नगर में 318 सेंटीमीटर या राजपुर में 318.5 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको बताया था उत्तराखंड में दोस्तों वर्षा ऋतु को क्या कह के संबोधित किया जाता है, तो बस गाल या चौमासा, चौमासा कहकर संबोधित किया जाता है। इतने पॉइंट आपको यहां से नोट करने हैं। अब ऑप्शन के अनुसार बात कर लेते हैं। टिहरी में करीबन करीब 98 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। अल्मोड़ा में 104 सेंटीमीटर के आसपास में वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा नरेंद्र नगर टिहरी में होती है। कहीं कहीं आपको राजपुर भी देखने को मिलेगा देहरादून का, जहां पे इतनी वर्षा होती है। आगे बात करते हैं। अब देखिए, सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र के बारे में हमने बात कर ली। अब यहीं से हम बात करते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड में सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है। सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शीत ऋतु को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? शुंद या शीतकला कहते हैं। तो सबसे ठंडा क्षेत्र है उत्तराखंड में क्या? मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर को सबसे ठंडा क्षेत्र कहा जाता है उत्तराखंड का। वहीं उत्तराखंड का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो सबसे गर्म क्षेत्र है दोस्तों क्या? रुद्रपुर। उधमसिंह नगर जनपद में स्थित रुद्रपुर उत्तराखंड का सबसे गर्म क्षेत्र है। अब यहीं से दोस्तों मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूं कि उत्तराखंड में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र तो है हमारा श्रीनगर, लेकिन यहीं आपसे प्रश्न पूछा है कि उत्तराखंड में सबसे कम वर्षा किस हिमालय में होती है, तो बृहत हिमालय या महान हिमालय में सबसे कम वर्षा होती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि बृहत हिमालय या महान हिमालय में बर्फ अधिक गिरती है, इस कारण वर्षा यहाँ पे बहुत कम मानी जाती है। और यहीं से प्रश्न बनता है, उत्तराखंड राज्य में किस हिमालय के अंतर्गत सर्वाधिक वर्षा होती है, तो शिवालिक हिमालय या फिर दोस्तों बाह्य हिमालय या बाह्य हिमालय के अंतर्गत सर्वाधिक वर्षा होती है। और ये शिवालिक हिमालय वाला प्रश्न यूकेपीएससी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। अब यहीं से एक और प्रश्न आता है कि उत्तराखंड राज्य का सबसे ठंडा महीना कौन सा है? ठीक है, तो जनवरी सबसे ठंडा महीना माना जाता है और सबसे गर्म महीना माना जाता है दोस्तों क्या? जून उत्तराखंड का सबसे गर्म महीना माना जाता है। इतने पॉइंट आपको दोस्तों यहाँ पे मोटे मोटे याद कर लेने हैं। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? मैंने आपको बता ही दिया कि जो हमारा शिवालिक हिमालय वाला क्षेत्र है वहां पे सर्वाधिक वर्षा होती है। और शिवालिक अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो शिवालिक क्षेत्र के साथ साथ आप तराई भाबर या दून भाबर वाले क्षेत्र को भी कह सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर को। इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हमने कर दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसका भी पोस्टमार्टम करते चलिए कि राज्य के किस स्थान पर, किसी नहीं होगा, किस स्थान पर महिषमर्दिनी और कंसमर्दिनी शक्तिपीठ स्थित है। तो महिषमर्दिनी शक्तिपीठ और कंसमर्दिनी शक्तिपीठ दोनों दोस्तों कहाँ स्थित हैं? पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है महिषमर्दिनी शक्तिपीठ और कंसमर्दिनी शक्तिपीठ। जिसमें तो दोस्तों अगर एग्जैक्टली लोकेशन देख के पूछेगा तो महिषमर्दिनी शक्तिपीठ हमारा श्रीनगर में स्थित है और कंसमर्दिनी शक्तिपीठ हमारा देवलगढ़ में स्थित है। कहाँ पे? देवलगढ़ में। ये श्रीनगर और देवलगढ़ दोनों हमारे पौड़ी गढ़वाल में ही स्थित है, आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, अब यहीं से हमारा प्रश्न आता है एक और कि पौड़ी में और कौन कौन से मंदिर स्थित हैं। तो काफी प्रसिद्ध मंदिर दोस्तों ये क्या? धारी देवी मंदिर, धारी देवी मंदिर जो कि पौड़ी जनपद के कलियासोण नामक स्थान में पड़ता है। काफी महत्वपूर्ण मंदिर है। ठीक है, इसी के साथ साथ चामुंडा शक्तिपीठ,
ये भी हमारा पौड़ी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है। राजराजेश्वरी शक्तिपीठ, ये भी दोस्तों हमारा पौड़ी गढ़वाल जनपद के ही देवलगढ़ में स्थित है। अजयपाल के द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसी के साथ साथ ज्वालपा देवी शक्तिपीठ, क्या ज्वालपा देवी शक्तिपीठ दोस्तों ये भी कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है। और ये ज्वालपा देवी शक्तिपीठ दोस्तों एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। अब पौड़ी से ये प्रश्न आता है कि पौड़ी गढ़वाल जनपद की स्थापना कब हुई थी? तो 1839 में दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जनपद की स्थापना हुई थी। 1839 याद रख लीजिएगा, यूके ट्रिपल 1839 को सही मानता है। और यहीं से एक प्रश्न और आता है कि ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी कब स्थानांतरित किया गया? तो तब उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? 1840। कि ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी कब स्थानांतरित किया गया? तब उसका आंसर हो जाएगा क्या? 1840। अब यहीं से हमारा एक और प्रश्न आता है पौड़ी से कि उत्तराखंड में सर्वाधिक जनपदों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो पौड़ी गढ़वाल जनपद उत्तराखंड के 7 अन्य जनपदों के साथ में अपनी सीमा बनाता है। इसी कारण दोस्तों पौड़ी को सर्वाधिक जनपदों से सीमा बनाने वाले जिले के रूप में भी जाना जाता है। यहीं से एक और प्रश्न आता है कि पौड़ी गढ़वाल जनपद का आकार क्या है? तो अर्धवृत्ताकार आकार में स्थित है हमारा क्या? पौड़ी गढ़वाल जनपद। इसी के साथ साथ दोस्तों भीम की मंगरी नामक जलधारा कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। भादो की मंगरी नामक जलधारा भी हमारी पौड़ी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है। पौड़ी गढ़वाल जनपद में दोस्तों हमारा गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है। और गढ़वाल मंडल की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1969 को गढ़वाल मंडल की स्थापना होती है। और पौड़ी गढ़वाल किस पहाड़ी पर स्थित है? तो कंडोलिया पहाड़ी पर इसे स्थित माना जाता है। और पौड़ी गढ़वाल जनपद का सर्वोच्च शिखर कौन सा है दोस्तों? तो झंडीधार पौड़ी गढ़वाल जनपद का सर्वोच्च शिखर है। पौड़ी गढ़वाल जनपद को हिल स्टेशन कब घोषित किया गया? तो 1992 में पौड़ी गढ़वाल जनपद को हिल स्टेशन घोषित किया गया था। अब यहां से एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं कि नैनीताल जनपद को हिल स्टेशन कब घोषित किया गया था? इसी के साथ में इतने पॉइंट आपको यहां से मेन नोट करने हैं। शंकर मठ पौड़ी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है दोस्तों। कमलेश्वर मंदिर पौड़ी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है। मूसा का कोठा नामक जो स्थान है, क्या? मूसा का कोठा, याद रखिएगा मूसा का कोठा। तो मूसा का कोठा नामक स्थान भी कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल जनपद के ही दूधातोली रेंज में पड़ता है। ठीक है, इसी के साथ में कन्वाश्रम पौड़ी गढ़वाल में ही है। केशोराय मठ दोस्तों ये भी पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है। कोट द्वार जो कि गढ़वाल का प्रवेश द्वार माना जाता है, ये भी हमारा पौड़ी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है। कोट महादेव मंदिर पौड़ी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है। खिरसू पर्यटक स्थल पौड़ी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है। तो देखिए पौड़ी का पोस्टमार्टम हो गया ना, तो इनका इंपोर्टेंट है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, बाकी ये चीज आप यहां से भी पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न थोड़ा सा अलग अच्छा प्रश्न है कि काली कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों काली कुमाऊं है, कुमाऊं मत समझिएगा। अगर पूछा था कि कुमाऊं का बेताज बादशाह या कुमाऊं का शेर या कुमाऊं का शेर हिंद किसे कहा जाता है, तो आंसर होता हेनरी रेमजे। लेकिन यहां पर काली कुमाऊं पूछा गया है। और काली कुमाऊं का सीधे सीधे अभिप्राय होता है दोस्तों कहां से? चंपावत से, क्योंकि चंपावत जनपद के आसपास के क्षेत्र को काली कुमाऊं क्षेत्र के रूप में पहले जाना जाता था, क्योंकि काली नदी घाटी में यह हमारा क्षेत्र पड़ता है। तो प्रश्न क्या है कि काली कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे कहते हैं? तो हर्षदेव ओली को काली कुमाऊं का बेताज बादशाह कहते हैं। किसे? हर्षदेव ओली को। काफी महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न है। अब यहीं से हमारा प्रश्न आता है कि हर्षदेव ओली कौन थे दोस्तों? तो हर्षदेव ओली एक प्रसिद्ध राज्य आंदोलनकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में इनको जाना जाता है। और हर्षदेव ओली को ही दोस्तों काली कुमाऊं का शेर भी कहा जाता है। क्या? काली कुमाऊं का शेर भी हर्षदेव ओली को ही कहा जाता है। और कुमाऊं का मुसलोनी भी किसे कहा जाता है? हर्षदेव ओली को ही कहा जाता है। तो 3 नाम है इनके, क्या? काली कुमाऊं का बेताज बादशाह, काली कुमाऊं का बब्बर शेर भी हर्षदेव ओली को ही कहा जाता है, काली कुमाऊं का शेर भी इनको कहा जाता है। और काली कुमाऊं का मुसलोनी या कुमाऊं का मुसलोनी भी हर्षदेव ओली को ही कहा जाता है। अब यहीं से आता है दोस्तों क्या? कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है या उत्तराखंड का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वो है हर्षदेव जोशी। तो हर्षदेव जोशी और हर्षदेव ओली दोनों अलग अलग हैं। हाँ, हर्षदेव जोशी कौन था आपको बताइए कि जिसे किंग मेकर नाम से जाना जाता था और राजा बनाने वाले राजा के रूप में जाना जाता था। गोरखा राजवंश से मैंने आपको इनके बारे में बहुत बार बताया है। तो इन्हें कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता था। ठीक है, और हर्षदेव ओली को कहा जाता है क्या? काली कुमाऊं का शेर, काली कुमाऊं का मुसलोनी, कुमाऊं का मुसलोनी या फिर काली कुमाऊं का बब्बर शेर या बेताज बादशाह। अब चलिए थोड़ा सा हर्षदेव ओली जी के बारे में जान लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 4 मार्च 1890 को चंपावत जनपद के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। और चंपावत जनपद के गौसानी ग्राम जो कि खेती खान के आसपास में स्थित है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने दोस्तों कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दाश्त आंदोलन में भी बिल्कुल सक्रिय भूमिका निभाई थी। और 1929 में लाहौर के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था या भाग लिया था। तो प्रश्न बन सकता है कि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस उत्तराखंडी ने भाग लिया था? तो आंसर आ जाएगा क्या? हर्षदेव ओली जी ने। इसी के साथ साथ दोस्तों इन्होंने एक काफी प्रसिद्ध पत्रिका प्रबुद्ध भारत
क्या प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? हर्षदेव ओली ने ही किया था। स्वतंत्रता संग्राम होने के साथ साथ ही दोस्तों ये क्या थे? एक पत्रकार के रूप में भी प्रसिद्ध थे। यहीं से एक प्रश्न आता है दोस्तों कि हर्षदेव ओली के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू हर्षदेव जोशी जी के राजनीतिक गुरु थे। और हर्षदेव ओली जी ने मोतीलाल नेहरू जी से मुलाकात कब करी थी? तो 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू जी ने हर्षदेव ओली ने मोतीलाल नेहरू से मुलाकात करी थी और अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया था। यहीं से एक प्रश्न आता है दोस्तों कि कुमाऊं प्रदेश में नायक प्रथा का अंत किसने किया? तो नायक प्रथा के अंत करने वाले के रूप में भी हर्षदेव ओली को ही जाना जाता है। और इन्होंने 1923 में सरकार की जंगलात नीतियों के विरुद्ध चलाए गए आंदोलनों का भी नेतृत्व किया था। 1930 में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी नेतृत्व किया था और 5 जून 1940 को इनका निधन भी हो गया था। हर्षदेव ओली जी का पोस्टमार्टम यहां पर हमारा हो गया है। बाकी कालू मेहरा कौन थे? आप सभी लोगों को पता है, उत्तराखंड के प्रथम क्रांतिकारी के रूप में कालू मेहरा जी को जाना जाता है, जिन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान में क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था। क्रांतिवीर नामक संगठन कालू मेहरा जी ने 1857 की क्रांति बनाया था। इसी कारण उत्तराखंड के सबसे पहले क्रांतिकारी के रूप में इन्हें जाना जाता है। विलियम ट्रेल काफी प्रसिद्ध कुमाऊं कमिश्नर दोस्तों, दूसरे कुमाऊं कमिश्नर थे ये, और 1816 से लेकर के 1835 तक कुमाऊं कमिश्नर के पद पर यह बने रहे थे। ठीक है, बाकी हेनरी रैमजे देखिए, इसे कुमाऊं का शेर, कुमाऊं का बादशाह या सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर के रूप में भी हेनरी रैमजे को ही जाना जाता है। इतने पॉइंट आपको यहां से नोट करने हैं। पोस्टमार्टम हो गया है, बाकी ये चीजें नोट कर सकते हैं आप। हर्षदेव ओली जी के बारे में कुमाऊं का मुसलमानी कहते हैं, कुमाऊं का शेर कहते हैं। मोतीलाल नेहरू जी राजनीतिक गुरु थे, नायक प्रथा का अंत किया और 1923 सरकार के जंगलाती निरोध उसका भी इन्होंने अंत किया था। अगला प्रश्न आता है कि उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो सबसे पहले तो बात ये आती है दोस्तों कि तराई भाबर क्षेत्र क्या होता है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जब नदियां हिमालय से नीचे की ओर बहते हुए आती हैं, अब तो अपने साथ में कई सारे कंकड़ पत्थर, बालू, मोटी मिट्टी, पतली मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी बहाकर लेकर आती है। तो नदियां अपने साथ में जो मोटी मिट्टी या मोटे कंकड़ पत्थर वाले क्षेत्र जो भी चीजें बहाकर लाती हैं, उन्हें किस क्षेत्र में बिछाती है? तो उन्हें भाबर क्षेत्र में बिछाती है। और जो अपने साथ में महीन और नई मिट्टी लेकर आती है तो उन्हें तराई क्षेत्र में बिछाते हुए चलती है। इस कारण दोस्तों भाबर क्षेत्र हमारा कम उपजाऊ माना जाता है। ठीक है, और उत्तराखंड में तराई भाबर का सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है हमारा कहाँ पे? उधम सिंह नगर जनपद में सर्वाधिक तराई भाबर का विस्तार है। ये जो पतली पट्टी है ना नीचे को, थोड़ा सा भाग मतलब अधिकतर भाग उधम सिंह नगर जनपद का, जिसे दोस्तों क्या कहा जाता था? तराई भाबर क्षेत्र के नाम से ही इसे प्राचीन समय में जाना जाता था। ठीक है, 84 माल प्रगनया, नौलखिया माल के नाम से भी तराई भाबर क्षेत्र को ही जाना जाता था। इसी के साथ में हल्द्वानी की जो नीचे वाली पट्टी है, नैनीताल की नीचे वाली पट्टी, हल्द्वानी लाल कुआं वाला जो क्षेत्र है, रामनगर वाला थोड़ा बहुत क्षेत्र, ये भी तराई भाबर में आता है। यहाँ चंपावत जनपद का टनकपुर वाला थोड़ा सा क्षेत्र इसमें आता है। वहाँ पौड़ी गढ़वाल जनपद का कोटद्वार वाला क्षेत्र तराई भाबर में आता है। हरिद्वार का थोड़ा सा भाग, देहरादून का थोड़ा सा भाग क्या होता है? हमारा तराई भाबर पेटी क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो भाबर क्षेत्र हमारा कम उपजाऊ होता है क्योंकि मोटी मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र होता है भाबर क्षेत्र, और तराई क्षेत्र अधिक उपजाऊ होता है क्योंकि ये पतली महीन मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र के रूप में माना जाता है। अब प्रश्न क्या पूछा गया है कि उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भाबर पेटी में पाई जाती है दोस्तों किस प्रकार की? उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। किस प्रकार की? उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है भाबर क्षेत्र में। ठीक है, और उबड़ खाबड़ भूमि होती है, कंकड़ पत्थर और मोटे बालू से युक्त भूमि ये बनी होती है, और चंपावत से लेकर देहरादून तक इसका एक छोटी सी पतली पट्टी के रूप में भी विस्तार पाया जाता है। ठीक है, और भाबर क्षेत्र में हमारी नदियां ग्रीष्म काल में लुप्त हो जाती हैं क्योंकि नदियां जो होती हैं बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों के नीचे से होकर फ्लो हो जाती हैं। ठीक है, बाकी जो तराई क्षेत्र है दोस्तों, हमारा तराई क्षेत्र कृषि हेतु उपयुक्त होता है। और पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं? पाताल तोड़ कुएं भी तराई क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, और महीन पतली मिट्टी से बने हुए क्षेत्र के रूप में भी तराई क्षेत्र को ही जाना जाता है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से मोटे मोटे दोस्तों डायरेक्टली नोट कर लेने हैं क्योंकि एग्जाम में यहाँ से आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा गया है कि तराई क्षेत्र के उत्तर तथा शिवालिक क्रम की पहाड़ियों के दक्षिण में 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में फैले क्षेत्र को भाबर क्षेत्र कहा जाता है। पूर्व में चंपावत के टनकपुर से लेकर पश्चिम में देहरादून तक के कुछ भाग इसके अंतर्गत आता है, और इसका पश्चिमी भाग की चौड़ाई अपेक्षाकृत अधिक मानी जाती है। इतने पॉइंट आपको तराई भाबर क्षेत्र से याद रखना है। और तराई भाबर क्षेत्र का नाम जो हमारा उधम सिंह नगर जनपद में सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है तराई भाबर क्षेत्र का। ठीक है, और तराई भाबर वाली वीडियो में पहले बना चुका हूं, आप उसे भी देख लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, काफी अच्छा प्रश्न है कि ऑडेंस कॉल दर्रा उत्तराखंड राज्य के किस किस जनपदों को जोड़ता है? तो ऑडेंस कॉल है दोस्तों, तो ऑडेंस कॉल जोड़ेगा किस किस को? टिहरी और उत्तरकाशी जनपद के मध्य में स्थित है ऑडेंस कॉल दर्रा। और इस दर्रे को दोस्तों फेमस क्यों माना जाता है पता है? इसे माना जाता है कि टिहरी की भिलंगना घाटी को
उत्तरकाशी की रुद्रगेरा घाटी से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? याद रखिएगा क्या, टिहरी की भिलंगना घाटी को उत्तरकाशी जनपद के रुद्रगेरा ग्लेशियर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है दोस्तों? वो है ऑडेंस कॉल दर्रा। याद रखिएगा, तो भिलंगना घाटी का है टिहरी में, और रुद्रगेरा घाटी का है उत्तरकाशी में, और इन दोनों घाटियों को जोड़ने का कार्य करता है ऑडेंस कॉल दर्रा। इस कारण ये दर्रा टिहरी और उत्तरकाशी जनपद के मध्य में स्थित है। याद रखिएगा, टिहरी और उत्तरकाशी के मध्य में स्थित एकमात्र दर्रा है हमारा ऑडेंस कॉल दर्रा। अब यहीं से हमारा एक और प्रश्न आता है दोस्तों, क्या कि दारमा और व्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो दारमा और व्यास घाटी को जोड़ने वाले दर्रे के रूप में जाना जाता है सिंदला दर्रे को। किसको? सिंदला दर्रे को जाना जाता है दारमा और व्यास घाटी को जोड़ने वाले दर्रे के रूप में। ठीक है, और ये दारमा और व्यास घाटी कहां स्थित है दोस्तों? ये हमारा पिथौरागढ़ जनपद का जो क्षेत्र है वहां पर स्थित है। इसी प्रकार से एक और प्रश्न आता है दोस्तों, क्या कि उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? क्या उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाला दर्रा है हमारा श्रृंगकंठ दर्रा। ये भी काफी बार पूछा गया, क्या श्रृंगकंठ दर्रा किस किस को? उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। इसी के साथ साथ एक दर्रा काफी फेमस है, ट्रेल पास दर्रा, जिसकी खोज 1830 में कुमाऊं कमिश्नर के द्वारा की गई थी, और यह दर्रा बागेश्वर जनपद को पिथौरागढ़ जनपद से जोड़ता है, ट्रेल पास दर्रा। ठीक है, ऐसे ही एक और अच्छा दर्रा है दोस्तों, क्या लासपा दर्रा, जो कि पिथौरागढ़ जनपद को चंपावत जनपद से जोड़ता है, यानी कि पिथौरागढ़ और चंपावत के मध्य में स्थित है क्या? लासपा दर्रा। इतने पॉइंट आपको यहां से दर्रों से संबंधित याद रखने हैं। तो ऑडेंस कॉल दर्रे का पोस्टमार्टम हो गया, टिहरी की भिलंगना घाटी को उत्तरकाशी के रुद्रगेरा घाटी से यह जोड़ता है। आंसर डी आपका सही हो जाएगा। और उत्तराखंड में सर्वाधिक जो दर्रे हैं दोस्तों, वह किस क्षेत्र में पाए जाते हैं पता है आपको? तो बृहत हिमालयी और ट्रांस हिमालयी क्षेत्र के मध्य में, या ट्रांस हिमालयी क्षेत्र के पार वाले क्षेत्र में हमारे अधिकतर दर्रे पाए जाते हैं। और दर्रे क्या होते हैं पता है? हिमालय में जो हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब बीच में जाने वाले जो रास्ते होते हैं, उन्हें हम दर्रे कह के संबोधित करते हैं। और आपसे एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा दोस्तों, कि प्राचीन काल में कौन सा दर्रा भारत चीन व्यापार हेतु सर्वाधिक प्रसिद्ध था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? और ये कथन असत्य आपको बताना है दोस्तों, क्या जन्म स्थान के आधार पर, कि किसका जन्म कब हुआ है और कहां हुआ है, कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा, इंद्र सिंह नयाल, नयाल होगा। ठीक है, हेमवती नंदन बहुगुणा, हेमंती नहीं होगा, हेमवती नंदन बहुगुणा होगा। ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट और शिव प्रसाद डबराल। तो इनका जन्म जनपद दिया गया यहाँ पे, और कब इनका जन्म हुआ वो दिया गया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म टिहरी गढ़वाल जनपद में हुआ था 1927 में, बिल्कुल सही है। इंद्र सिंह नयाल जी का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था 1902 में, बिल्कुल सही है। हेमवती नंदन बहुगुणा जी का जन्म पौड़ी गढ़वाल में हुआ था 1919 में, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। चंडी प्रसाद भट्ट जी का जन्म चमोली में हुआ था 1934 में, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है? गलत है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, शिव प्रसाद डबराल जी का जन्म 1912 में तो हुआ था, लेकिन टिहरी गढ़वाल में ना होके पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। पौड़ी गढ़वाल में किसका जन्म हुआ था दोस्तों? वो हुआ था शिव प्रसाद डबराल जी का, जिन्होंने उत्तराखंड का इतिहास कितने भागों में लिखा है? शिव प्रसाद डबराल जी ने 12 भागों में लिखा है दोस्तों इन्होंने उत्तराखंड का इतिहास, और इनका जन्म हुआ था 1912 में। कहां पे? पौड़ी गढ़वाल जनपद में। और यहीं से एक और प्रश्न आता है कि शिव प्रसाद डबराल जी की कर्मस्थली के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है, कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो इनकी कर्मस्थली के रूप में दोस्तों दुगड्डा को जाना जाता है। वहीं हेमवती नंदन बहुगुणा दोस्तों, इन्हें धरतीपुत्र या हिमपुत्र नाम से भी जाना जाता है। क्या धरतीपुत्र या हिमपुत्र कौन है? तो वह है हेमवती नंदन बहुगुणा। याद रखना है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में और राजनेता के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, इसी के साथ सुंदरलाल बहुगुणा दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, इन्हें एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद के रूप में जाना जाता है। इंद्र सिंह नयाल जी को दोस्तों एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ऐसे अगले हमारे चंडी प्रसाद भट्ट, इन्हें भी एक पर्यावरणविद के रूप में जाना जाता है। तो इनके जन्म स्थल के रूप में दोस्तों थोड़ा बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, और शिव प्रसाद डबराल जी का जन्म गलत है, तो इनका जन्म कब हुआ था ये प्रश्न इंपोर्टेंट है। तो 12 नवंबर 1912 को पौड़ी गढ़वाल जनपद के गहली गांव में शिव प्रसाद डबराल जी का जन्म हुआ था, और इनकी कर्मस्थली कहाँ थी? दुगड्डा में थी। इन्होंने पीएचडी की मानद उपाधि की धारण कर थी कब? 1962 में। और इनका मूल विषय था क्या? अलकनंदा उपत्यका में घोष यात्रा, प्रवचन और ऋतुकालीन प्रवास। यहीं से एक प्रश्न आता है हमारा कि उत्तराखंड का इतिहास 12 भागों में किसने लिखा था? तो ये लिखा था शिव प्रसाद डबराल जी ने। याद रखना आपको, काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। और उत्तराखंड के अभिलेख एवं मुद्रा, उत्तराखंड यात्रा दर्शन, ये इनकी कुछ अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें भी हैं। तो सभी सही हैं। कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर ए सत्य है, क्योंकि ये पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था 1912 में, और डेट है दोस्तों 12 नवंबर 1912। 1962 में आगरा विश्वविद्यालय से भूगोल विषय में पीएचडी उपाधि धारण की, और इनके विषय थे अलकनंदा उपत्यका में घोष यात्रा, प्रवचन और ऋतुकालीन प्रवास। किताबें याद रखिएगा, उत्तराखंड का इतिहास 12 भागों में, उत्तराखंड यात्रा दर्शन, उत्तराखंड के अभिलेख एवं मुद्रा गुहा, गोरा बादल, इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं।
अगला हमारा 7वां प्रश्न है कि सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस का शुभारंभ कब किया गया। तो सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस अभी हाल ही में दोस्तों इंपोर्टेंट है, करंट अफेयर्स का टॉपिक है। तो इसका शुभारंभ किया गया था 3 मार्च 2021 को। और ये सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस कहां से कहां तक चली थी, तो कोटद्वार से दिल्ली तक दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया, किसका, सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस का। अब आपसे एक क्वेश्चन है दोस्तों कि टनकपुर से लेकर दिल्ली तक कौन सी एक्सप्रेस शुरू की गई है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस का शुभारंभ 3 मार्च 2021 को कोटद्वार से लेकर दिल्ली के मध्य में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो बाकी आप यहां पे पढ़ सकते हैं कि वर्चुअल माध्यम से रेल मंत्री पीयूष गोयल माध्यम हो गए, ठीक है। सांसद अनिल बलूनी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा हरी झंडी दिखाकर जनशताब्दी एक्सप्रेस का शुभारंभ या संचालन किया गया था। अगला प्रश्न 8वां एग्जाम में भी आ चुका है दोस्तों कि देघाट में उद्योग मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। क्या देघाट स्थित उद्योग मंदिर की स्थापना किसने करी थी दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता होगा किसने, ज्योतिराम कांडपाल जी ने देघाट स्थित उद्योग मंदिर की स्थापना करी थी। और खादी के विस्तार के प्रचार प्रसार के लिए और हमारे देश को आजाद कराने के लिए इन्होंने उद्योग मंदिर की स्थापना की थी, कहाँ पे, देघाट में। और ये देघाट कहाँ पड़ता है पता है आपको, अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है। श्यालदे वाला जो एरिया है ना, श्यालदे वाला और पैठाणा वाला जो एरिया है उसके मध्य में ही हमारा देघाट नामक स्थान स्थित है, कहाँ पे, अल्मोड़ा जनपद में। और वहीं पे ज्योतिराम कांडपाल जी के द्वारा उद्योग मंदिर की स्थापना की जाती है। और ज्योतिराम कांडपाल जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी जी इनके राजनीतिक गुरु थे। पेशे से दोस्तों ज्योतिराम कांडपाल जी शिक्षक थे, लेकिन इनका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है और राज्य आंदोलनकारी के रूप में भी इनको प्रख्याति मिली थी। और इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, महात्मा गांधी जी। अब यहीं से एक प्रश्न आता है कि ज्योतिराम कांडपाल जी का जन्म कब हुआ था, तो 1892 में अल्मोड़ा के पैठाणा गांव में ज्योतिराम कांडपाल जी का जन्म हुआ था। यहीं से एक और प्रश्न आता है दोस्तों, क्या 1930 की दांडी यात्रा में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था, तो उत्तराखंड दांडी यात्रा में उत्तराखंड के 3 व्यक्तियों ने भाग लिया था। और ये 3 व्यक्ति थे कौन, एक थे ज्योतिराम कांडपाल जी, दूसरे थे भैरवदत्त जोशी जी और तीसरे थे खड़ग बहादुर जी। और यहीं से एक प्रश्न आता है कि दांडी यात्रा में ज्योतिराम कांडपाल जी ने कौन से सत्याग्रही के रूप में भाग लिया था, तो 78 सत्याग्रही थे। आपको पता ही होगा कि 78 सत्याग्रही सैनिक थे दांडी यात्रा में, और उन्हीं 78 में से 78वें सत्याग्रही के रूप में भाग लिया था किसने, ज्योतिराम कांडपाल जी ने। अल्मोड़ा से लेकर साबरमती चले गए दोस्तों, ये होता है स्वतंत्रता आंदोलन का जुनून। ऐसे ही आपको एग्जाम क्लियर करना है। तो देघाट में उद्योग मंदिर की स्थापना की थी किसने, ज्योतिराम कांडपाल जी ने। अल्मोड़ा के देघाट में इनका जन्म हुआ था, पैठाणा गांव में इनका जन्म हुआ था 1892 में, और 1940 के आसपास में या इसके आसपास में ही इनकी बाद में मृत्यु भी हो जाती है। और प्रश्न ये आता है अगर ये उद्योग मंदिर की स्थापना हुई कब थी, तो इसकी एग्जैक्टली डेट दोस्तों देखने को नहीं मिलती है, लेकिन 1936 से लेकर के 38 के बीच में इस उद्योग मंदिर की स्थापना हुई थी, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और इनका जो, अगर आपसे कहें कि ज्योतिराम कांडपाल जी का जो एक हिसाब से आप भी कर सकते हैं कि इनके एक समाधि स्थल बनाया गया, वो कहाँ स्थित है, तो वो भी देघाट में ही स्थित है। याद रखना आपको ये पॉइंट। बाकी इनके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे लिखा गया। तो प्रश्न आपसे बन सकता है दोस्तों कि दांडी यात्रा में उत्तराखंड के कितने लोगों ने भाग लिया था, 3 लोगों ने भाग लिया था। कौन कौन से थे, एक थे ज्योतिराम कांडपाल जी, भैरवदत्त जोशी जी और खड़ग बहादुर सिंह जी। अगला प्रश्न दोस्तों 9वां प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है कि सूरज कुंड व अग्निकुंड उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। आज बहुत दिनों बाद आ गई बारी दोस्तों किसकी, बागेश्वर जनपद की। तो बागेश्वर जनपद का पोस्टमार्टम करना तो बनता ही है। तो ठीक है, सूरज कुंड और अग्निकुंड किस जनपद में स्थित है, तो ये बागेश्वर जनपद में स्थित है, आप लोगों को पता ही होगा। अब बागेश्वर से संबंधित बात आती है, तो बागेश्वर को क्या कहा जाता है दोस्तों, उत्तर का वाराणसी किसे कहा जाता है, बागेश्वर को ही कहा जाता है, ठीक है। व्याघ्रेश्वर नाम से किसे जाना जाता है, व्याघ्रेश्वर नाम से भी बागेश्वर को ही जाना जाता है, ठीक है। बागेश्वर किन किन पर्वतों के मध्य में स्थित है, तो भीलेश्वर और नीलेश्वर पर्वतों के मध्य में स्थित है दोस्तों क्या, बागेश्वर। कौन कौन से, भीलेश्वर और नीलेश्वर पर्वतों के मध्य में यह स्थित है। बागेश्वर के उत्तर में स्थित है सूरजकुंड और बागेश्वर के दक्षिण में स्थित है दोस्तों क्या, अग्निकुंड। बागेश्वर कौन कौन सी नदियों के संगम स्थल पर स्थित है, तो सरयू और गोमती नदी के संगम स्थल पर हमारा बागेश्वर स्थित है। बागेश्वर क्यों फेमस है, हमारा बागनाथ मेले के कारण फेमस है, तो सॉरी बागनाथ मंदिर के कारण फेमस है। और बागनाथ मंदिर की स्थापना किसने करी थी, 1602 ईस्वी में दोस्तों किसने, लक्ष्मी चंद के द्वारा बागनाथ मंदिर की स्थापना की जाती है। बागेश्वर को किस ऋषि की तपस्थली के रूप में जाना जाता है, तो मार्कंडेय ऋषि की तपस्थली के रूप में बागेश्वर को जाना जाता है। बागेश्वर को जनपद कब बनाया गया था, तो 15 सितंबर 1997 को दोस्तों बागेश्वर जनपद का गठन किया गया था। कब, 15 सितंबर 1997 ईस्वी को, ठीक है। इसी के साथ साथ यहां से एक पॉइंट आता है कि बागेश्वर कौन कौन सी नदियों के मध्य में स्थित है या कि कौन कौन सी नदियों के संगम स्थल पर स्थित है, तो गोमती और सरयू नदी के संगम स्थल पर यह स्थित है, ठीक है। यहीं से हमारा एक और प्रश्न आता है, बागनाथ मंदिर हमारा यहीं स्थित है। कौसानी जो कि जिसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा था महात्मा गांधी जी ने, वो भी बागेश्वर में ही स्थित है। बैजनाथ मंदिर वो भी दोस्तों हमारा कहाँ है, बागेश्वर में ही स्थित है, ठीक है। और बैजनाथ मंदिर के संस्थापक कौन थे,
तो वो थे ललित पुत्र भूदेव के द्वारा बैजनाथ मंदिर की स्थापना की गई थी। बैजनाथ, कत्यूर घाटी या बैजनाथ घाटी कहाँ स्थित है? वो भी दोस्तों हमारा बागेश्वर जनपद में ही स्थित है। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? बागेश्वर जनपद में ही स्थित है। भद्रकाली देवी शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? बागेश्वर जनपद में ही स्थित है। कोट भ्रामरी मंदिर या कोट भ्रामरी मां नंदा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? बागेश्वर जनपद में ही स्थित है। कौशिल बुबू मंदिर कहाँ स्थित है? बागेश्वर जनपद में ही स्थित है। कालिका देवी मंदिर बागेश्वर जनपद में ही स्थित है। पांडु स्थल नामक स्थान बागेश्वर जनपद में ही स्थित है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों पिनाकेश्वर महादेव मंदिर और बूढ़ा पिनाकेश्वर महादेव मंदिर ये भी हमारा बागेश्वर जनपद में ही स्थित है। और बागेश्वर जनपद में स्थित जो बागनाथ मंदिर है वह भगवान शिव के किस भाग की पूजा वहां पे होती है? तो भगवान शिव के नाभि वाले भाग की पूजा वहां पर होती है। इसी के साथ मत्स्य पुराण में बागेश्वर को क्या कहा गया है? तो मत्स्य पुराण में बागेश्वर को दोस्तों नील पर्वत के मध्य में स्थित एक पवित्र स्थान के रूप में बताया गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ इसे सुवर्णांचल देश के रूप में भी हमारा बागेश्वर को ही जाना जाता है। ठीक है, तीर्थराज प्रयाग के रूप में भी हमारा बागेश्वर को ही जाना जाता है। ठीक है, इतने पॉइंट आपको बागेश्वर से मोटे मोटे याद रखने हैं। तो बागेश्वर का भी पोस्टमार्टम हो गया ना। हाँ, इतने पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, बाकी इनके बारे में विस्तार रूप से कभी हम बाद में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। अगला हमारा कि ल्वाली झील का निर्माण किस जनपद में किया जा रहा है? जनपद नहीं होगा, जनपद में किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है दोस्तों कहाँ पे? पौड़ी गढ़वाल जनपद में। तो ल्वाली ओ लाली हंसी वाला गाना सुना होगा, तो वहीं से आप ल्वाली याद रख लीजिएगा। तो ल्वाली झील का निर्माण कहाँ पे? पौड़ी गढ़वाल में किया जा रहा है। और पौड़ी गढ़वाल जनपद के गंगोडंशियू घाटी में इसका निर्माण किया जा रहा है। किसका? ल्वाली झील का। ठीक है, और यह झील 750 मीटर लंबी है। 30 जून 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इस झील का शिलान्यास किया था। किसने? TSR त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। और अभी हमारे नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? TSR तीरथ। तो इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दोस्तों आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है आपका होमवर्क का क्वेश्चन कि उत्तराखंड विधिक अकादमी की स्थापना कब वह कहाँ की गई है? तो उत्तराखंड विधिक अकादमी कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई है? यह प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अब यहीं से हमारा इससे पहले वाला जो प्रश्न है, इसमें मैंने आपको बताया कि 30 जून 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इस झील का शिलान्यास किया था। अब थोड़ा सा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं। आपको बताइए दोस्तों, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो कि उत्तराखंड राज्य के व्यक्ति वाइज 8वें नंबर के मुख्यमंत्री थे और कार्यकाल वाइज 9वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 9 मार्च सन 2021 को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और पिछले 4 वर्षों में काफी सारे अच्छे कार्य भी किए, काफी सारे बुरे कार्य भी किए, काफी सारी गालियां भी गाई। कोई भी दोस्तों नेतृत्व करता होता है तो आपको बताइए कि वो गालियां भी खाता है, अच्छा काम भी करता है। जैसे मैं ही हूँ, मुझे काफी सारे लोग कमेंट बॉक्स में गाली भी देते हैं, काफी सारे लोग अच्छा भी मानते हैं। तो ये चीजें चलती रहती है, ये कंट्रोवर्सी चलती रहती है। तो फिलहाल हमारे बेरोजगार लोग काफी समय से मांग कर रहे थे मुख्यमंत्री परिवर्तन की, तो मुख्यमंत्री परिवर्तन तो हो गए हैं, लेकिन TSR को रिप्लेस किसने किया है? TSR को रिप्लेस दोस्तों TSR ने ही किया है। यानी कि उत्तराखंड के अब वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? वो है तीरथ सिंह रावत जी। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, अब तीरथ सिंह रावत जी हैं। 2 कोड नेम सेम है, बस त्रिवेंद्र से तीरथ में ट्रांसपोर्ट हो गया है। तो तीरथ सिंह रावत जी उत्तराखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों व्यक्ति वाइज ये उत्तराखंड राज्य के 9वें मुख्यमंत्री और कार्यकाल वाइज उत्तराखंड के ये 10वें मुख्यमंत्री हैं। अब आपको बताइए उत्तराखंड में व्यक्ति वाइज 9वें और कार्यकाल वाइज 10वें मुख्यमंत्री कौन है? वो है तीरथ सिंह रावत जी। तो इससे पहले दोस्तों थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि कौन कौन मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड के, यानी कि मुख्यमंत्रियों का पोस्टमार्टम हम सबसे पहले करते हैं। उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? नित्यानंद स्वामी जी उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। जब 9 नवंबर सन 2000 को राज्य बना था उस टाइम पे इन्हें मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसके बाद में भगत सिंह कोश्यारी जी भी दोस्तों मुख्यमंत्री बने, ये भी मनोनीत थे। अब यहीं से अगला प्रश्न आता है, सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, NDT यानी कि नारायण दत्त तिवारी जी, जिसे उत्तराखंड के विकास पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। और उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे जिन्हें वोट देकर चुना गया था? वह थे नारायण दत्त तिवारी जी। बहुत बार दोस्तों एग्जामिनर सरल प्रश्न बनाता है, प्रश्न पूछ देगा उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो नित्यानंद स्वामी जी। उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो नारायण दत्त तिवारी जी थे। बहुत लोग तो निर्वाचित में भी ना नित्यानंद स्वामी जी को मार के आ जाते हैं। तो याद रखना है, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? नारायण दत्त तिवारी जी थे। 2002 में इलेक्शन जीत के बने थे। और नारायण दत्त तिवारी अभी तक उत्तराखंड की 4 विधानसभाओं के कार्यकाल में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने अपना 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा किया है। वरना दोस्तों यहाँ पे क्या चलती है? इंस्टॉलमेंट चलती है, 2 वर्ष कोई 2 वर्ष कोई। इस बार तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे 4 साल चल गए, वो भी बड़ी मुश्किल से घिस पीट के, लेकिन फिलहाल लास्ट में चेंज हो ही गए। ठीक है, नारायण दत्त तिवारी जी उत्तराखंड राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री थे। इसके बाद में दोस्तों मुख्यमंत्री बने थे कौन?
भुवन चंद्र खंडूरी जी, जो कि चौथे मुख्यमंत्री थे। इसके बाद मुख्यमंत्री बने थे कौन दोस्तों? निशंक जी, हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी, ये पांचों मुख्यमंत्री थे। इसी के बाद इसी कार्यकाल में दोस्तों जो हमारा दूसरा विधानसभा कार्यकाल था, इसी में दोबारा से भुवन चंद्र खंडूरी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसके बाद में जब तीसरी विधानसभा स्टार्ट हुई हमारी, कब से? 2012 से, ठीक है। तो फिर हमारे मुख्यमंत्री बने कौन? विजय बहुगुणा जी। उसके बाद में हमारे मुख्यमंत्री बने दोस्तों हरीश रावत जी। ये दोनों कौन सी? तीसरी विधानसभा के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद में चौथी विधानसभा के हमारे मुख्यमंत्री बने कौन? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो कि 4 वर्ष से जिन्होंने कार्यकाल कर लिया है। और अब हमारे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तीरथ सिंह रावत जी मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो प्रश्न यहां से एक और बनता है दोस्तों कि एक ही विधानसभा सत्र में 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो भुवन चंद्र खंडूरी जी दोस्तों दूसरी विधानसभा कार्यकाल में 2007 से लेकर के 2012 के बीच में जो थी, उसमें 2 बार ये मुख्यमंत्री बने थे। तो जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि दोस्तों कार्यकाल वाइज उत्तराखंड के 10वें व्यक्ति कौन है मुख्यमंत्री? वो है दोस्तों तीरथ सिंह रावत जी, कार्यकाल वाइज। और व्यक्ति वाइज पूछेगा दोस्तों तो व्यक्ति वाइज होंगे 90। क्यों? क्योंकि भुवन चंद्र खंडूरी जी 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। इतने पॉइंट आपको यहां से याद रखें। वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है दोस्तों? चौथी विधानसभा चल रही है उत्तराखंड राज्य की। और चौथी विधानसभा में देखिए उत्तराखंड में कौन सा व्यक्ति बन रहा है भाई मुख्यमंत्री? उत्तराखंड का नवा व्यक्ति है दोस्तों। सोचिए कि 16 सालों में 9 मुख्यमंत्री यहाँ पे चेंज हो गए हैं, मतलब 18 साल में करीबन करीब यहाँ पे 9 मुख्यमंत्री चेंज हो गए हैं, लेकिन उत्तराखंड का विकास आज भी वहीं का वहीं है। उत्तराखंड आज भी उतना परिपक्व नहीं हुआ है जितना उसे होना चाहिए था। भले ही हम बेरोजगारी के क्षेत्र में बात करें, भले ही हम आर्थिक क्षेत्र में बात करें। तो ये था मुख्यमंत्रियों का पोस्टमार्टम, आपको ये चीजें याद रखनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। वीडियो पसंद आती है यार तो लाइक करने में क्या दिक्कत है, कमेंट करने में क्या दिक्कत है, शेयर करने में क्या दिक्कत है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। वीडियो जितनी ज्यादा शेयर होगी ना दोस्तों, उतना ही ज्यादा मैं मोटिवेटेड हूंगा। कुछ लोग बोलते हैं यार सर आजकल वीडियो नहीं आ रही, यार आप देखने वाले ही नहीं है तो वीडियो किसके लिए दी जाए? जब आप देखेंगे तभी तो मैं वीडियो डालूंगा ना, आप कोई देखेगा नहीं तो मैं क्यों वीडियो डालूं यार? तो वही है दोस्तों, आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करनी है, देखना है, अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक लोगों तक हमारा चैनल को पहुंचाइए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।